डब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे केमिकल एक्सीडेंट के बारे में जानने जा रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है। 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल में एक UCLI यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट यानी कि कीटनाशक प्लांट में एक केमिकल एक्सीडेंट होती है जो दुनिया का सबसे खराब इंडस्ट्रियल आपदा माना जाता है, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा लोग शिकार हुए थे और 2259 लोग उसी टाइम डेथ कर गए थे। जहरीली गैस के चपेट में आते हैं और काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। इस फैक्ट्री का ओनर UCIL है यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड ऑन अमेरिकन के UCC यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक और इंडियन पब्लिक की शेयर जो थी यानी कि हिस्सेदारी 49.3% थी। 1989 में UCC आपदा से हुए इस मुकदमे को निपटाने के लिए लगभग 470 मिलियन $, यानी कि 2023 के मुताबिक 1.01 बिलियन $, के बराबर भुगतान किया गया। अब थोड़ी और इसकी डिटेल्स और हिस्ट्री जानते हैं। तो 1969 में UCIL फैक्ट्री का निर्माण कीटनाशक सेविंग यानी कि पेस्टिसाइड सेविंग के उत्पादन के लिए किया गया था। 1976 2 लोकल ट्रेड यूनियन प्लांट के अंदर पॉल्यूशन की कंप्लेंट की। फिर क्या होता है, 1981 में एक वर्कर गलती से अपना मास्क हटा देता है, जिससे उसको काफ़ी गड़बड़ाहट होती है। उस समय वो प्लांट के पाइपलाइन की रख रखाव में काम कर रहा होता है। इस एक्सीडेंट के बाद एक जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी जांच शुरू की। उसके बाद भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। फिर भोपाल के लोगों से कहा कि भोपाल के लोगों जाग जाओ, तुम ज्वालामुखी के मुहाने पर हो। जनवरी 1982 में एक फॉसिन के रिसाव में 24 वर्कर्स उसके लपेट में आ जाते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जिसमें किसी भी वर्कर्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने का ऑर्डर नहीं दिया गया था। फिर 1 महीने बाद 1982 में एक MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव में एक इंजीनियर आ गया, जिससे 30% से अधिक उसकी शरीर जल चुकी थी। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। UCIL फैक्ट्री के अंदर आखिर कौन सी कमियां रही होंगी और क्या कमियां थी जिसके कारण 5 लाख से ज़्यादा लोग उसके लपेट में आए और काफ़ी लोगों की जानें गई। तो थोड़ी सी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो दिसंबर 1984 में शुरुआत में प्लांट के अधिकांश MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट के संबंधित सेफ्टी सिस्टम काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, यानी कि बहुत सारे वेल्व्स थे, पाइपलाइन थी और भी बहुत सारी कंडीशन थी। मतलब वो क्या हुआ था, पूरी तरीके से उसकी कंडीशन ख़राब पड़ी थी, जिसकी वजह से ये हादसे हुए थे। तो आखिर क्या क्या और भी कमियां रही होंगी जिसके कारण इतने बड़े हादसे हुए, तो आइए थोड़ी सा और डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। 2 दिसंबर 1984 में ऐसा माना जाता है कि शाम के समय में टैंक E610 में इसे खोलने की प्रयास के दौरान एक साइड पाइप के माध्यम से उसके अंदर पानी एंट्री कर गई थी। उस समय टैंक में 42 टन MIC था जो अक्टूबर लास्ट में वहाँ था। टैंक में पानी की एंट्री हुई तो अनकंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिसमें पाइपलाइन जंग लगने और बहुत से रीजन तेज हो गई। हालांकि टैंक E610 की जो प्रेशर शुरुआत में रात 10:30 बजे 14 किलो पास्कल था, रात 11 बजे 70 किलो पास्कल तक बढ़ गया। 2 सीनियर रिफाइनरी एम्प्लॉयज़ ने माना कि रीडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की खराबी थी। फिर क्या होता है, रात 11:30 बजे करीब MIC एरिया की एम्प्लॉयज़ MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की थोड़ी सी मात्रा में महसूस की गई। फिर ये लोग लीकेज की तलाश करने लगे। फिर रात 11:45 पर एक लीकेज को खोज लिया गया। उस टाइम ड्यूटी पर मौजूद सुपरवाइजर को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। जब रात 12:15 पर टी ब्रेक के बाद उसे जल्द ठीक करने के लिए मीटिंग हुई और एम्प्लॉयज़ को लीकेज की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया। जब रात 12:40 पर इन लोगों का टी ब्रेक खत्म होता है तो टैंक का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, जबकि 11 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर अलार्म होती है उसके अंदर। और टैंक का प्रेशर जो था 280 किलो पास्कल था। एक एम्प्लॉय देखा गया कि इमरजेंसी रिलीफ वाल्व को फटने से टैंक E610 के ऊपर कंक्रीट स्लैब टूट गया और टैंक के दबाव में प्रेशर 380 किलो पास्कल तक क्या होता है, उसमें बढ़ जाता है। तब हमारे वायुमंडल में पॉइजनस यानी कि जहरीली MIC गैस का रिसाव शुरू होने लगता है और इसे रोकने के लिए 3 सेफ्टी डिवाइस थी, लेकिन वो भी खराब पड़ा हुआ था। और तो और लिक्विड MIC को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाई गई थी, जो जनवरी 1982 में बंद कर दिया गया था और जून 1982 में फ्रीऑन को हटा दिया गया था, जबकि 11 डिग्री सेल्सियस इसका हाई टेम्परेचर अलार्म सेट किया गया था, जो लंबे समय से ये भी क्या होता है डिस्कनेक्ट था।
तब टैंक का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच था। एमआईसी गैस को जलाने के लिए प्लेयर टावर, जिसका कनेक्टिंग पाइप रख रखाव के लिए हटा दिया गया था। प्लांट के लगभग सेफ्टी सिस्टम खराब हो गए थे, यहाँ तक कि साफ सफाई के लिए स्टीम बॉयलर भी काम करना बंद कर दिया था। लीकेज को रोकने के लिए क्या होता है, कास्टिक सोडा और पावर का इस्तेमाल किया जाना था, पर उसकी कमी थी, जिससे 45 से 60 मिनट के अंदर में टैंक से लगभग 30 टन एमआईसी हवा में जा मिला, जो 2 घंटे के अंदर 40 टन तक बढ़ गया। अब ये कंट्रोल के बाहर होता है, क्योंकि इनके पास कोई सेफ्टी सिस्टम था ही नहीं, जो थे वो सब खराब पड़े हुए थे। उसके बाद से क्या होता है, गैसों को भोपाल के ऊपर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ा दिया जाता है। यूसीआईएल के एम्प्लॉय ने प्लांट के अलार्म सिस्टम को रात 12:50 पे चालू कर दिया, क्योंकि प्लांट के अंदर और भी आसपास गैस को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। सिस्टम को एक्टिवेट होने को 2 सायरन अलार्म स्टार्ट हो गया। फिर क्या होता है, एमआईसी गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश शहर के रहने वाले सबसे पहले गैस के संपर्क में आने का या शोरगुल की जांच करने के लिए अपने दरवाजे खोलकर लीकेज के बारे में पता चला, बजाय इसके कि उन्हें पहले से ही जगह पर रहने या गैस के आने से पहले खाली करने का निर्देश भी दिया गया। आखिर कौन से प्रभाव पड़े थे एमआईसी के संपर्क में आने के बाद से, जैसे आंखों में जलन, घुटन, सांस लेने वाली नली में जलन और सांस फूलना और उल्टी होना और पेट में दर्द होना और भी बहुत सारी बीमारियां होना। आसपास पेड़ बंजर हो गए, बहुत सारे जानवर मरे, 1,70,000 लोगों को इलाज किया गया, 200 भैंस, बकरियां और भी बहुत सारे जानवर को इकट्ठा करके उन्हें दफनाया गया। गैस के संपर्क में आने वाले बच्चे कम से कम 2 लाख से भी ज़्यादा थे, और इसके बाद से कुछ ही हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और मोबाइल्स यूनिट्स खोली गई। लगभग 36 वार्डों को गैस इफेक्ट्स के रूप में मार्क किया गया, जिसमें लगभग 5,20,000 की आबादी इसके लपेट में आए, जिसमें 2 लाख यानी कि 15 साल से कम की उम्र के बच्चे थे। इसमें 22 से 59 लोगों की तुरंत जाने जाती है। 1981 में 39 और 28 हो जाता है। डेथ एटलीस्ट 37 और 87 दिखाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल 16,000 मतलब डेथ रेशियो क्लेम की जाती है। दूसरे रिपोर्ट के अनुसार 15 से 20,000 डेथ होती है, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें क्या होते हैं, इसके लपेट में आते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां उनको होती है और मरते गए, लेकिन रिपोर्ट में उसको ऐड नहीं किया गया। हर रिपोर्ट में अलग अलग इसकी रेशियो दिखाया गया है। अगर इनके पास सेफ्टी सिस्टम होती तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती और 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके लपेट में नहीं आते। तो अपने यहाँ देखा जाए तो सेफ्टी न के बराबर है। अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी मतलब फॉलो करना ही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखा जाए, किसी दूसरे कंपनी में जाया जाए तो वहाँ पे सेफ्टी का नाम ही नहीं है कि मतलब सेफ्टी होता क्या है। मतलब किसी को अपने जान की या फिर दूसरे की जान की परवाह नहीं होती है। उनको पीपीईस प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिसको मतलब प्रोवाइड की जाती है तो उसकी देख रेख तक नहीं होती है। एक सेफ्टी ऑफिसर को मतलब साइट पे नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उनके पैसे लग जाएंगे या फिर मतलब बहुत सारी ऐसे रीज़न हो सकती है, लेकिन इसमें सेफ्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्लांट में काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्लांट में होनी चाहिए, फैक्ट्री में होनी चाहिए, और भी बहुत सारे साइड हैं वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मतलब अपने यहाँ सेफ्टी 9 के बराबर है, इंडिया में सेफ्टी 9 के बराबर है, लेकिन ऐसों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। भाई अगर वर्कर काम कर रहे हो तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें। पीपीईस यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, यानी कि सारा किट्स जैसे हार्नेस हो गए, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, हेलमेट हो गए, गगल्स हो गए, या प्लग हो गए, वेस्ट हो गए, मतलब सब किट्स उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो क्या करें, वो उसको इस्तेमाल करके, यानी कि हार्नेस भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे किट्स को इस्तेमाल करके वो क्या करे, अपना काम करे, जिससे कोई भी काम को सेफली वो कर सके। अगर वो सेफ्टी का इस्तेमाल यानी कि सेफ्टी यानी कि पीपीईस का इस्तेमाल नहीं करता हो तो क्या कर, उसकी जानें जा सकती है। तो वैसे सेफ्टी हर काम में सेफ्टी है। ये नहीं कि एक आदमी या फिर एक वर्कर को ही सेफ्टी दिया जाए, तो सेफ्टी हर चीज़ में सेफ्टी है। मशीनरी में भी, इंडस्ट्री में भी, फैक्ट्री में भी सेफ्टी है। तो
वो चीज़ फॉलो नहीं होगा तो बड़े बड़े हादसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। लेकिन दूसरे मुल्क में जाया जाए तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा है, काम हो या ना हो लेकिन सेफ्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो कोई सेफ्टी होता ही नहीं है। अगर एक वर्कर को देख लिया जाए या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन को देख लिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट में ही काम कर रहा हो, वो ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट चढ़ जाते हैं। उनके पास ना तो पीपीज होती है, कोई तरह की सेफ्टी नहीं होती है, वो चढ़ जाते हैं, एक मतलब शट डाउन ले लेते हैं, बिजली कट जाती है। बाय द वे कोई वायर कहीं से गिर गया दूसरे वाले पे, एक को बंद किए, ये पता चला कि उसके ऊपर से वायर जा रहा है, वो क्या हुआ दूसरे के ऊपर जो बंद है उसके ऊपर गिर गया, तो फिर तो लाइट तो उसके पास जाएगा ही। अगर उसके पास सेफ्टी होगा तो वो बच जाएगा, सेफ्टी नहीं होगा तो नहीं बचेगा। लाइट पीरियड में भी सेफ्टी मतलब पीपीएस का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन अपने यहाँ तो सेफ्टी है नहीं, तो जिसके कारण इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो जो भोपाल में ये डिजास्टर हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें सबसे बड़ा सेफ्टी का ही मतलब इसमें ये है, अगर सेफ्टी सही होती तो ये हादसे नहीं होते। तो आपको बता देते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी कोई भी काम करे तो उसमें सेफ्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1984 में ये जब हादसे हुए हैं तो उस टाइम सारे इक्विपमेंट और मशीनरी सारा मतलब इंग्लिश में लिखा होता है। तो उस टाइम जितने सारे वर्कर्स थे उस टाइम इंग्लिश उसको समझ नहीं पाते थे कि उस पर क्या लिखा हो, इसके कौन से परमिट है, कौन सी टैग है, कहाँ अलाउ है जाना, कहाँ अलाउ नहीं है, मास्क लगाना है नहीं लगाना है। लीकेज को अगर कोई गैस लीक कर रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस होनी चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, इंडिकेट करे कि यहाँ मतलब क्या हो रहा है, गैस लीकेज है, जिसके वजह से वो क्या करे, मतलब अलर्ट हो जाए। तो उस टाइम नहीं था, जो था भी तो मतलब उसको वो लोग अगर पढ़ नहीं पाते थे, उसको इंग्लिश में पढ़ नहीं पाते थे, जिसके वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।